हेलो एवरीवन। आज की कहानी है रमाकांत द्वारा लिखी हुई अंधेरा। अस्पताल के जनरल वार्ड के बाहर वाले कमरे में अपने एक दोस्त के साथ बैठा हूँ। तेज़ ठंड पड़ रही है। कमरे में हम लोगों के सिवा कोई नहीं है। हमें अभी डॉक्टर के आने का इंतज़ार करना है। यह इंतज़ार बुरी तरह खल रहा है मुझे। अस्पताल में मुझे कोई काम नहीं है। मेरे उस दोस्त के हाथ की हड्डी उतर गई है। उसी की एक्सरे रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है। हम काफ़ी जल्दी आ गए हैं। बेतरह उबकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगता हूँ। आसमान गाढ़े कोहरे से भरा है। धूप बिल्कुल भी नहीं है। अस्पताल के अहाते में लगे ताड़ की तरह दिखने वाले साइकस के दरख्त कोहरे में डूबे डूबे से लग रहे हैं। ठंडी हवा के झोंके के साथ मेरी निगाह फिर कमरे में लौट आती है और अपनी बगल वाली खाली दीवार की ओर देखने लगता हूँ। ठंड से मेरे दोस्त की तकलीफ बढ़ गई है। चोट वाला हाथ पट्टी के बावजूद भी जैसे ठिठुर गया है और उसकी उंगलियों के नाखून तक नीले पड़ रहे हैं। शायद उसका हाथ बुरी तरह टीस भी रहा है। अपने दूसरे हाथ को हथेली से वह अपनी ठिठुरी हथेली जोर से दबाता है। दर्द के मारे उसके होंठ बुरी तरह फैले हैं। दांत एक दूसरे पर कसकर बैठे हैं। फिर भी हल्की सिसकारी उसके मुंह से निकल जाती है। मैं अपने दोस्त के बारे में अधिक देर तक नहीं सोच सकता। अस्पताल के किसी दूसरे हिस्से में एक बच्चा रो रहा है। उसकी क्रमशः धीमी और तेज होती आवाज़ कॉरिडोर में गूंज रही है। कुछ देर बाद एकाएक उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। हम कुछ क्षण तक उसका रोना फिर शुरू होने का इंतज़ार करने लगते हैं। सारा अस्पताल खाली और सुना सुना, जैसे अस्पताल के सारे लोग पिछली रात कहीं चले गए या मर गए हों। यही बात मैं अपने दोस्त से कुछ मजाकिया लहजे में कहता हूँ। फिर हंसने लगता हूँ। दर्द के बावजूद भी वह भी हंसने लगता है, पर हमें हंसी अच्छी नहीं लगती। हम फिर चुप हो जाते हैं। मैं यूँ ही अपने दोस्त की एक्सरे रिपोर्ट वाला कागज़ देखने लगता हूँ। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता। एक्सरे प्लेट देखकर भी मैं नहीं समझ पाता कि कहाँ गड़बड़ी है। मेरा दोस्त इशारे से बताता है कि यहाँ फ्रैक्चर है। मैं कुछ न समझते हुए भी समझने का दिखावा करता हूँ। काफ़ी समय यूँ ही बीत जाता है। कहीं कुछ नहीं होता। फिर जैसे कोई आरा चलता है। कोई ऑपरेशन हो रहा है क्या? पता नहीं, मेरा दोस्त कुछ चिढ़कर कहता है। फिर उदास आंखों से चुपचाप अपने सामने देखने लगता है, जैसे ऑपरेशन की बात से वह भयभीत हो गया हो। फिर जैसे अपने आप को ढांढस बंधाना चाहता है, इसलिए मुझसे ज़ोर से कहता है, इस तरह ऑपरेशन नहीं होता। मालूम होता है किसी के दांत की बोरिंग हो रही है। कमरे का दरवाज़ा बाहर से ठेलकर दो लोग और आ गए और एक और खाली पड़ी बेंचों पर बैठ रहे हैं। एक आदमी और एक औरत। औरत छोटे कद की है। उसकी भरी हुई गढ़ी देह कभी बहुत स्वस्थ रही होगी। दोनों ही ढलती उम्र के हैं। बैठने के बाद ही वह औरत हमसे बात शुरू करने का प्रयत्न करती है। क्या डॉक्टर नहीं आए हैं अभी? नहीं। क्या तकलीफ़ है? हाथ में चोट लगी है? हाँ, मेरा दोस्त कहता है। मैं चाहता हूँ कि कहूँ, वह तो आप देख ही रही हैं, और बातचीत का सिलसिला ख़त्म कर दूँ, पर चुप रहता हूँ। वह औरत अब अपने साथ वाले आदमी से ही बातचीत करती है। बड़ी देर मालूम हो रही है अभी। हमें बैठना होगा। रोज़ बैठना पड़ता है, क्यों है ना? मैं चाहता हूँ उनकी बातचीत न सुनूं, कोई और बात सोचूं, उठकर टहलूं, सिगरेट पीऊं, पर कुछ नहीं कर पाता। नाक में अस्पताल की दवाओं की तेज बास घुस रही है। मेरा दिमाग इस बात की ओर पहली बार गया है। कॉरिडोर में कुछ लोगों के चलने की आहट, कुछ तेज धीमी कराहें और इंतज़ार। मन पर भारी वजन सा कुछ छा गया है। उस आदमी की किसी बात पर उसके साथ वाला आदमी कहता है। उस औरत की किसी बात पर उसके साथ वाला आदमी कहता है, डॉक्टर साहब आ गए हैं। मैंने उनकी मोटर रुकने की आवाज़ सुनी है। औरत का
स्वर तेज है। वह आदमी अपना एक हाथ कान तक ले जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि उसे औरत की एक भी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। इन्हें सुनाई नहीं देता, औरत हम लोगों से कह रही है। उसका स्वर ऐसा है जैसे उसे इसी बात की बड़ी खुशी हो कि उन्हें सुनाई नहीं देता। इनका एक कान एकदम से खराब है। यह जानकर कि उससे सुनाई नहीं देता, वह अपनी आवाज़ जरा भी धीमी नहीं करती। लेकिन अपने कान के इलाज के लिए ये नहीं आए हैं। इनके पैर में खराबी है, बिजली की सेक हो गई। बिजली की सेक? मैं यूँ ही पूछता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिजली की सेक, वह बड़ी खुशी से कहती है। बिजली की सेक मेरे पैर में भी होगी। क्या आपके पैर में भी खराबी है? मैं पूछता हूँ। आपके तो कोई खराबी नज़र नहीं आती। जैसे उसे मेरी बात पसंद नहीं आई। कुछ चिढ़कर मेरी ओर देखती हुई वह कहती है, मुझे तो जो हुआ है वह कभी ठीक ही नहीं होगा। 2 साल से परेशान हूँ। इलाज होगा तो क्यों नहीं ठीक होगा? कभी नहीं, मैं जानती हूँ। मुझे क्या नहीं हुआ है। रोग मेरे अंदर घर कर गया है, वह कहती है। और फिर अब तक हुए अपने सारे रोगों को गिनाने लगती है, मियादी बुखार से लेकर रतौंधी तक। उसके साथ वाला आदमी मेरी ओर घूरता हुआ जैसे मेरे उधर मुखातिब होने का इंतज़ार कर रहा है। मैं उसकी ओर देखता हूँ और उसी की तरफ देखता रहता हूँ। हम कोई हरकत या संकेत भी नहीं करते। फिर उस औरत की आंख बचाकर वह धीरे से मुस्कुरा पड़ता है। मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब लगती है। क्या तकलीफ़ में भी आदमी मुस्कुरा सकता है? दरवाज़ा फिर खुलता है। शायद वार्ड बॉय आकर डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कहेगा, पर नहीं, यह एक और आदमी है। वह भी अंदर आकर खाली बेंच पर एक तरफ बैठ जाता है। एक गहरी आह उससे छूट जाती है। वह काफ़ी मोटा है। उसका एक हाथ उसके सीने पर है। उसका चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा है, जैसे वह वहीं गिर पड़ेगा। फिर कुछ आश्वस्त होने के बाद जैसे हम सबको संबोधित करता हुआ कहता है, बाप रे, बाहर कितनी ठंड है। उसके मुंह से ढेर सारी भाप निकल रही है, जैसे सिगरेट का कश खींचकर वह धुआं छोड़ रहा हो। हम में से कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता, वह बातूनी औरत भी नहीं। मोटा आदमी फिर ठंड की बात कहता है और जैसे तैसे अपनी बात का प्रमाण देने के लिए गले में लपेटे मफलर को सिर के ऊपर डालकर अपना कान भी ढक लेता है। इतनी सर्दी तो नहीं है, आखिर हम लोग भी तो बैठे हैं। फिर जिसके बदन पर जितनी चर्बी हो। बातूनी औरत हम लोगों से अपने स्वाभाविक स्वर में कहती है। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं है कि वह मोटा आदमी सुन लेगा तो बुरा मानेगा, लेकिन वह बुरा नहीं मानता। ऊपर से वह एकदम अप्रभावित है। वह भी हम ही लोगों से कहता है, चर्बी से क्या होता है, सर्दी तो खून के गाढ़े और पतले होने के ऊपर है। क्या अभी डॉक्टर नहीं आए? मैं कुछ बता नहीं पाता। अस्पताल के बारे में उस औरत को ज़्यादा मालूम है। यह बताने से वह अपने आप को रोक नहीं पाती। पहले जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टर उन्हें देखेंगे, बाहरी रोगियों को बाद में। राउंड पर गए होंगे अभी। वह आदमी अब चुप है। बार बार वह जोर से सांस खींचने का प्रयत्न करता है, पर शायद सीना जकड़ा हुआ है, इसलिए अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाता और हाँफने सा लगता है। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छाया है। तेज ठंड में ठिठुरते हुए सभी लोग किसी आशंका से त्रस्त हैं। बाहर से दरवाज़ा ठेलकर एक वार्ड बॉय आता है। मैं अपने मित्र का पुर्जा सबसे पहले देने के लिए उठता हूँ, पर वह किसी का पुर्जा नहीं लेता। हम लोगों पर एक नज़र डालकर लौट जाता है। दरवाज़ा वह खुला ही छोड़ गया है। हम में से कोई उठकर दरवाज़ा बंद नहीं करता। डॉक्टर ने पूछवाया है कि काफ़ी लोग हो गए हैं या नहीं। बातूनी औरत ने अपनी दूसरी जानकारी हम लोगों को दी। उसकी बात सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोलता। एक और आदमी अंदर आ गया है। उसको आंखों पर मोटे शीशों का चश्मा है और दाएं पैर में जूते के ऊपर से रकाब की तरह लोहे का एक स्प्रिंग लगा है, जो घुटने के ऊपर तक चला जाता है। वह मेरी बगल में ही आकर बैठता है और अपने जूते उतारने लगता है, इस तरह गोया सोने जा रहा हो।
मैं पूछता हूँ, क्या आप लेटना चाहते हैं? लेटना? उसकी आवाज़ में कुछ रूखापन है। कौन लेटना चाहता है? भगवान जानता है, मैं अब कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं लेट सकता। भगवान जानता है, मैं अब कुछ दिन तक बिल्कुल लेटना नहीं चाहता। 1 साल से ज़्यादा ही बिस्तर पर लेटा रहा हूँ। वह झोले में बहुत जतन से रखा हुआ 4 पन्नों वाला साप्ताहिक अखबार निकाल कर पढ़ने लगता है। उसके पढ़ने के ढंग से लगता है कि वह अखबार में छपी सारी बातें खा जाना चाहता है। वह अखबार भी कोई जातीय अखबार है, क्षत्रिय बंधु या चित्रगुप्त संदेश टाइप का। यह मैं अपनी जगह से देखकर अनुमान लगाता हूँ। फिर मेरी दिलचस्पी उसमें ख़त्म हो जाती है। वह इतना मशगूल हो गया है पढ़ने में कि जैसे हम में से किसी से बात नहीं करना चाहता। उसकी चुप्पी छूत की तरह फैल जाती है। सब अपने में ही खोए हैं, अपने दर्द में, अपनी परेशानियों में। बाहर जैसे कोहरा और गाढ़ा हो गया हो। साइकस के पेड़ और भी डूबे डूबे लग रहे हैं। कमरे के रोशनदान पर एक गौरैया ठिठुरी हुई दुबकी हुई है। खुले दरवाजे से कॉरिडोर का थोड़ी दूर तक का हिस्सा दिखाई देता है। सारस के पंखों जैसे उजले कपड़ों में 4-5 नर्सों का एक काफिला गुजर रहा है। सबसे पीछे वाली नर्स बहुत लंबी और दुबली पतली है। ऑपरेशन थिएटर की ओर घुटनों तक लंबी सफ़ेद एप्रिन पहने एक डॉक्टर कुछ तेज कदमों से आ रहे हैं। कोई खतरनाक ऑपरेशन होने वाला है। मोटा आदमी कमरे में छाई हुई खामोशी से उबकर कहता है, पर कोई जवाब नहीं देता उसका। खामोशी जैसे और भारी हो जाती है, जो मनहूस लगती है। हमारे साथ बैठी हुई औरत जैसे यह मनहूसी सहन नहीं कर सकती। ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं होती। मेरे तो 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। वह जैसे अपने आप को ही विश्वास दिला रही है। मैं देखता हूँ, अस्पताल के बाहरी फाटक से एक एम्बुलेंस भीतर आ रही है। फिर वह नज़रों से ओझल हो जाती है। बाहर के पोर्टिको में आकर रुक गई होगी। मुझे कमरे में बैठा रहना अच्छा नहीं लगता। अपने दोस्त से कहता हूँ, मैं यहीं बाहर हूँ, अभी आया। और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही कॉरिडोर में निकल आता हूँ। पहिएदार स्ट्रेचर पर लिटाकर लोग एक औरत को ले जा रहे हैं। गर्दन से लेकर पैर तक लाल कंबल से ढके हैं। गड्ढों में धसी आंखों में अभी कुछ चमक शेष है और उसकी पुतलियां इधर उधर हो रही हैं। वह देख पा रही है, पर लगता है सब कुछ देखती ही रहना चाहती है। जैसे जो कुछ देख रही है अब कभी नहीं देखेगी। क्षण भर के लिए मुझे अपने चारों ओर सब घूमता नजर आता है, जैसे सब कुछ अभी यहीं इसी दम खत्म हो जाएगा। जिंदगी का कोई चिन्ह पहचान में नहीं आता। सारी आवाज़ें मर गई हैं जैसे। चाहता हूँ वहाँ से भागूं, भागता ही जाऊं। कमरे में बैठी औरत भी बाहर निकल आई है और कुछ मुझसे कह रही है। यह मैं देर से समझ पाता हूँ। डॉक्टर आ गए हैं, वह मुझसे कह रही है। अभी पियून पुर्जा जमा करने आएगा, आप पहले उठकर दे दें। कमरे में वापस आकर मैं उसका इंतज़ार करने लगता हूँ। कुछ और रोगी आ गए हैं और सभी बेंचें भर गई हैं। जहाँ मैं बैठा था वहाँ भी एक आदमी बैठा है। मैं उससे अपनी जगह छोड़ने के लिए नहीं कहता। खड़ा खड़ा ही अपने ठिठुरे हाथों को जेब में डालकर गर्म करने का प्रयत्न करता हूँ। थोड़ी देर पहले जो वार्ड बॉय आया था वही शायद फिर आया है। मैं अपने दोस्त का पुर्जा देता हूँ। वह कहता है उसे, हाथ टूटा है, एक्सरे रिपोर्ट लाए हैं? आपको अभी रुकना होगा, पहले ज़रूरी रोगियों को देखेंगे डॉक्टर साहब। मैं रुकना नहीं चाहता। करीब करीब मैं चिल्ला उठता हूँ। वह मेरी ओर इस तरह देखता है गोया मैं कोई ज़िद्दी बच्चा हूँ। फिर दूसरे पुर्जे इकट्ठे करने लगता है। कमरे में एक और औरत आ गई है। उसके साथ एक 12-13 साल की लड़की भी है। माँ बेटी होंगी। मुझे उन दोनों में से किसी में कोई रोग नहीं समझ में आता। लोग बातें करते करते चुप हो जाते हैं और चुप होने के बाद फिर बातें करने लगते हैं। वार्ड बॉय पुर्जे इकट्ठे करके चला गया। लोग अपने बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मोटे आदमी से पहले से वहाँ बैठी औरत कह रही है कि डॉक्टर सबसे पहले उसे ही बुलाएंगे। उसका चेहरा उतर जाता है। फिर वह दूसरी औरत से पूछती है, क्या हाल है तुम्हारी बेटी का अब? कुछ ठीक है, अब इलाज अभी चलेगा। इलाज अभी चलेगा। कितने दिन? करीब 1 महीना। 1 महीना? बातूनी औरत चुप होकर कुछ सोचने लगती है, जैसे याद कर रही हो कि उस लड़की का रोग उसे कभी हुआ है या नहीं। मोटा आदमी भी एकाएक उठकर टहलने लगता है, जैसे उसके ऊपर बहुत भारी वजन रखा है और उसे वह ढो रहा है। उसे देखते हुए सहसा मैं चौंक उठता हूँ। उसके चेहरे पर भय के भाव हैं। चेहरा स्याह हो गया है। फिर वह तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया और कुछ देर बाद मुझे खिड़की से बाहर वाले गेट के पास उसकी क्रमशः दूर होती हुई आकृति दिखाई पड़ती है। मुझे ताज्जुब होता है। अक्सर वह यही करता है। वहाँ बैठी पहले वाली औरत कहती है, उसे अपने रोग से लगाव हो गया है। डॉक्टर कहते हैं, चलो फिरो मत, नहीं तो किसी दिन रास्ते में ही। पर यह है कि चलता है, आता है, फिर इसी तरह बैठकर चला जाता है। मैं यहाँ आकर रोज़ सोचती हूँ कि वह आया है या नहीं। जब तक वह आ नहीं जाता मेरा जी करता रहता है। विश्वास नहीं होता मुझे कि कभी वह यहाँ नहीं आ सकता। अब और अधिक रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर कॉरिडोर में आकर मैं उधर देखता हूँ जिधर अभी थोड़ी देर पहले पहिएदार स्ट्रेचर पर लिटाई हुई वह औरत ले जाई गई है। उसकी टकटकी मुझे याद आती है। आंखों पर जैसे जाल सा पड़ रहा है। मैं बेचैनी में एकदम बाहर वाले बरामदे तक चला आता हूँ और सामने देखने लगता हूँ। साइकस के पेड़ों के बाद अस्पताल के अहाते की सिकचेदार रेलिंग, उसके बाद सड़क पर लोग आ जा रहे हैं। जिंदगी का शोरगुल हो रहा है। उसका प्रवाह मुझे अच्छा लगता है। गाढ़े कोहरे के कारण कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है।